Hello students, so we are doing chapter 6, that is work energy and power, and today we will discuss a very important topic from exam point of view, that is collision. Collision पढ़ना है. इंग्लिश मीनिंग सबको पता है कोलिजन का. जब दो बॉडीज मूव कर रही हैं एक दूसरे से टकराती हैं उस चीज को हम कोलिजन बोलते हैं. क्लियर? अभी तक तो आपको यही पता है कोलिजन हुआ मतलब एक कार इधर से आ रही है, कार इधर से आ रही है, टकरा गई, कोलिजन हुआ. फिजिक्स में कोलिजन के लिए एक्चुअल कोलिजन का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा एक फिजिकल कांटेक्ट हो. एक्चुअल कोलिजन का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा एक फिजिकल कांटेक्ट हो. फिजिकल कांटेक्ट ना भी हो तब भी एक कोलिजन हो जाता है. जैसे कि सपोज ये एटम है, एटम में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना. अगर कोई अल्फा पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज, जिसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, अल्फा पार्टिकल कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे यूं निकल जाएगा. ठीक है, या और पास में आ रहा है तो ऐसे कैसे पीछे चला जाएगा, यूं ऐसे पीछे की तरफ चला जाएगा. क्लियर? तो ये भी कोलिजन है. क्यों कोलिजन है? क्योंकि जो जिस पाथ पे ये आ रहा था अल्फा पार्टिकल, वो पाथ से वो डिफ्लेक्ट हो गया, पाथ चेंज हो गया. क्यों? क्योंकि इसकी और इसकी वजह से इसने इस पे फोर्स लगाया, पॉजिटिव चार्ज रिपेल किया और वो डिफ्लेक्ट हो गया. तो कोलिजन के लिए अभी तक जो दिमाग में मिथ है कि कोलिजन क्या है कि एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट हो, जरूरी नहीं है फिजिकल कांटेक्ट होना. क्या है? फिजिकल कांटेक्ट वाला भी कोलिजन है. और दूसरा क्या है, जब कोई बॉडी किसी पाथ पे आ रही हो, उसका पाथ चेंज हो जाए फोर्स की वजह से, जो दूसरा बॉडी उस पर फोर्स लगाएगी. सो अ कोलिजन इज सेड टू अकर बिटवीन टू बॉडीज आइदर इफ दे आर फिजिकली कोलाइड, फिजिकली तो कोलाइड करते हैं, और इफ द पाथ ऑफ वन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय अदर, जब पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब ये आ रहा है, ये यहाँ हुआ और इससे ये डिफ्लेक्ट हो गया, दूसरी डायरेक्शन में अपना पाथ चेंज कर दिया, कुछ फोर्स लगा, तो उसको भी हम कोलिजन बोलते हैं. So for collision actual contact is not necessary, actual contact necessary नहीं है. ठीक है, अब जो collision है वो दो टाइप का होता है बेसिकली. collision is of two types, दो टाइप्स का collision होता है. कौन से दो टाइप्स होते हैं? इलास्टिक collision और इन इलास्टिक collision. इलास्टिक collision और इन इलास्टिक collision. इलास्टिक collision में क्या होता है बेसिकली, जो मेन डिफरेंस है दोनों में, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड. मतलब सपोज दो ऑब्जेक्ट कोलाइड किए, कोलाइड करने के बाद जो भी हुआ आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है. ठीक, और इसमें काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व. इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती. इलास्टिक में क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है. ठीक है, इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है. बाकी तो इसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है. इसमें भी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है. ठीक है ना. मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसमें भी मोमेंटम कंजर्व रहता है. तो बेसिकली जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसका है, काइनेटिक एनर्जी का. इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं रहती, कुछ लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी में, पढ़ेंगे हम बाद में. इसमें फोर्सेस जो इन्वॉल्व होती हैं दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इन्वॉल्व. ठीक है, इलास्टिक में. और इन इलास्टिक में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इन्वॉल्व. ठीक है, मतलब दो बॉडीज हैं, ये दो बॉडीज हैं, इधर मूव कर रही हैं. सपोज ये इससे बॉडी टकराई और टकराने के बाद फिर किसी और वेलोसिटी से मूव करने लगी, तो अगर ये कोलिजन इलास्टिक है, ये जो इनका दो टकरा रही हैं ये इलास्टिक कोलिजन है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी. और इनइलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी. ठीक है, इनइलास्टिक में भी अब आता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. परफेक्टली इनइलास्टिक
कोलिजन का मतलब क्या है, टू बॉडीज जो हैं स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन एंड मूव विथ सिंगल वेलोसिटी। क्या चीज है कि सपोज ये दो कार हैं, ये कार इससे टकराई, एक तो टकराने के बाद फिर अलग अलग वेलोसिटी से चल जाएंगी, वो तो इलास्टिक कोलिजन, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है। बट अगर टकराने के बाद ये इस पे टकरा गई और ये दोनों साथ में ही फिर मूव करने लगी, मतलब ये एक बॉडी बन गई, दो कार थी, दोनों कार साथ में ही फिर चलने लगी आगे टकरा के। जब ऐसा होता है कि दो बॉडी आपस में जुड़ जाती हैं और फिर किसी एक ही वेलोसिटी से मूव करती हैं आगे, दो अलग अलग बॉडी जुड़ कोलिजन के बाद, उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्लियर? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में जो है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? मैक्सिमम लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? मैक्सिमम लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का। इसकी डेरिवेशन भी करेंगे हम बाद में। नेक्स्ट इज सुपर इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट इज सुपर इलास्टिक कोलिजन इन विच देयर इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको हम एक्सप्लोजिव कोलिजन भी बोलते हैं। इन विच देयर इज इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिससे पोटेंशियल एनर्जी में सारी ऑलमोस्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, ठीक है, बॉम्ब में क्या होता है? बहुत सारी केमिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में बॉम्ब होता है। जैसे ही वो एक्सप्लोड होता है सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। सो दैट इज सुपर इलेक्टिव कोलिजन और एक्सप्लोजिव कोलिजन। इसको एक्सप्लोजिव कोलिजन भी बोलते हैं, इन विच देयर इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन क्या है? जब दो ऑब्जेक्ट सेम लाइन में चल रहे हो, स्ट्रेट लाइन, और टकराने के बाद भी सेम लाइन में ही चलते रहे, या ऐसे भी, जो ये देखो मैंने इसमें क्या बोला था, दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज आपस में टकराई और टकराने के बाद भी यही सेम लाइन में चली। जब एक ही सेम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलिजन। क्या बोलते हैं उसको? हेड ऑन कोलिजन। इफ द बॉडीज मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। If the body move along the same straight line before and after the collision, then the collision is said to be head-on. Clear? Next है oblique और two-dimensional collision. अब ये one dimension, एक ही dimension में along the same straight line move कर रहे हैं before the collision और after the collision. Clear? But अगर collide करने के बाद ये दो bodies थी, ये body A थी, ये body B थी, ये आपस में यहाँ टकराई और टकराने के बाद एक बॉडी यहां निकल गई, एक बॉडी यहां निकल गई। टकराने के बाद दोनों अलग अलग हो गई। दो बॉडीज थी, टकराई और टकराने के बाद दो अलग अलग रास्तों पे चलने लगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दो डायमेंशन में चलने लगी ना, एक्स और वाई, एक प्लेन में चलने लगी। सो इसको हम ओब्लिक कोलिजन भी बोलते हैं या टू डायमेंशनल कोलिजन भी बोलते हैं, ठीक है। ओब्लिक कोलिजन भी बोलते हैं या टू डायमेंशनल कोलिजन भी बोलते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी, इसलिए मैंने बोर्ड पे ये पहले लिख दिया था। मेन जो चीज याद रखनी है क्या? इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन में डिफरेंस। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। टोटल एनर्जी और मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहता है। इसमें फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं इलास्टिक में, और उसमें फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव हैं। क्लियर? बेसिकली इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी टोटल कंजर्व रहती है। इसमें कोई जो मैकेनिकल एनर्जी है जिससे वो मूव कर रहा है, वो कभी हीट, लाइट या साउंड में सुनाई नहीं देती। बट इसमें मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड एनर्जी। क्लियर? सो इलास्टिक, इनइलास्टिक कोलिजन ऐसे है जो हमें याद रखना है। क्लियर? तो ये तो था कुछ उसका डेफिनेशन वाला पार्ट। अब जो हम डेरिवेशन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूर 100% एग्जाम में पूछते ही हैं इस डेरिवेशन को। क्लियर? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन क्या है? सपोज मेरे पास दो बॉडीज हैं,
थोड़ी बिग बॉडी है ये, ठीक है, और ये स्मॉल ए बी, इसका मास m1, इसका मास m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। अगर u1 बड़ा है u2 से तो थोड़ी देर बाद टकरा जाएगी इस पे। रिलेटिव वेलोसिटी बड़ा था ना, अगर u1 बड़ा है u2 से तो थोड़ी देर बाद इसको क्या करेगी, टकरा जाएगी। तो ये क्या हो गया, 1 सेकेंड, इसमें दोनों कोलाइड करी बॉडीज, ये ए और बी बॉडी दोनों कोलाइड करी, क्लियर। और कोलाइड करने के बाद फिर से अपनी अपनी कुछ अलग वेलोसिटी से मूव करने लगी। फाइनल वेलोसिटी v1 और इसकी v2, इसकी m2 m1, बॉडी ए और बी, क्लियर। तो क्या ध्यान रखना है हमारे को इसमें, दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज ड्यूरिंग collision and this is after collision, क्लियर। दो बॉडीज थी, u1 u2 इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही थी, दोनों बॉडी टकरा के अलग अलग वेलोसिटी से मूव करने लगी। सो बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, वन डायमेंशन है तो एक ही सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, वी नो that linear momentum remains conserved, ठीक है। हम पढ़ इलास्टिक रहे हैं, वो तो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम कितना था, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल, दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन फर्स्ट पार्टिकल की और आफ्टर कोलिजन सेकंड पार्टिकल की। क्लियर है इतनी चीज। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी प्लस मास इनटू वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब ये 1 जो एक पार्टिकल है उसको एक साथ रख लो और सेकंड पार्टिकल को दूसरी साइड रख लो। मैंने क्या किया, फर्स्ट पार्टिकल वाले एक साइड रख लिया और सेकंड पार्टिकल एक साइड रख लिया, क्लियर। m1 कॉमन है दोनों में, 1 में। अब हमारे को ये भी पता है काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो बिफोर कोलिजन किसका होगा, पार्टिकल 1 और 2 का इनिशियल वेलोसिटी m1 u1² प्लस m2 u2², और आफ्टर कोलिजन m2 v2²। आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी लिख लिया, ठीक है। इसमें भी ऐसे कर लो, 1 वाले पार्टिकल अलग लिख लो, ये हाफ भी कैंसल हो जाएगा, ये जो हाफ है ये हाफ कैंसल हो जाएगा ना, दोनों तरफ हाफ कॉमन लगी, और 1 तो क्या होगा, m1 है और यहाँ भी m1 है, कॉमन है अंदर, u1² माइनस v1²। ऐसे ही यहाँ m2 है, m2 में v2² और इधर से इधर आएगा तो माइनस u2²। क्लियर। एक स्टेप और भी कर सकते हो आप इसके बाद, ये ऐसे लिख लो, इसको पहले इधर ले आओ, फिर m1 को कॉमन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी चीज समझ आ गई। अब ये इक्वेशन, इसको सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। क्लियर। ये ऐसे करो, अब इसका भी यूज होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 एंड इसको 3। क्लियर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। सो डिवाइड 3 by 2, डिवाइड दिस इक्वेशन 3 by इक्वेशन 2। इतना समझ आ गया, इसको मैं रब करता हूं।
इसको भी रब कर देता हूँ, आपको डायग्राम समझ आ गया। इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। डिवाइड करेंगे तो m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, या इसको भी पहले चेंज कर लेते हैं यहीं पर। m1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सबको पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे ही यहां भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिख लो इक्वेशन 3, इजी आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 3 को डिवाइड करते हैं, m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2। और इसको डिवाइड किससे करना है, इक्वेशन 2 से, m1 u1 माइनस v1 और यहाँ m2 v2 माइनस u2। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, इसमें क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा मेरे पास, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2, ये रह जाएगा v1। इसको अगर हम चेंज करें तो हमारे पास ये आ गया, क्या आ गया, u1 माइनस v2 इक्वल टू v2 माइनस v1, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। क्या हुआ, मैंने उन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, डिवाइड करने पे ये m कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास प्लस वाली दोनों बच गई। मैंने ये बिफोर और आफ्टर वाले को अलग अलग कर लिया। अब आप खुद देखो ये क्या है, फर्स्ट पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन क्या था, u1 और u2, फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल की। सो ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यही है ना, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा था, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये आफ्टर कोलिजन एंड दिस इज बिफोर कोलिजन। या इसको बोल सकते हैं, ये दोनों पास पास आ रहे हैं, अभी कोलाइड हो रहे हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू, इसको क्या बोल सकते हैं, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों पास में आ रहे हैं और टकराने के बाद दोनों अलग हो रहे हैं, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या बोल सकते हैं हम इसको, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सो इन इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, या क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी। बी कौन सा, सेकेंड वाला जो पार्टिकल है, विद रिस्पेक्ट टू ए आफ्टर द कोलिजन। सो सबसे पहले तो हमने जो इंपॉर्टेंट निकाला इक्वेशन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट चीज निकाली, इससे क्या करा, मोमेंटम कंजर्व था, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व था, दोनों को इक्वल करके काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको यहां लिख लेते हैं हम इक्वेशन को, क्या, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। क्लियर, ये मेरे पास क्या आ गया, u1 माइनस u2 इज v2 माइनस v1। इक्वेशन नंबर 4 है, इसको यहां लिख लेते हैं और आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब ये तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई और मुझे पता लगा इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज निकालनी है। v1 v2 कितनी होगी u1 u2 के टर्म्स में, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है v1 v2। तो यहां से मेरा निकल के आया v2 इक्वल टू, अगर मैं यहां से v2 निकाल लूं
तो कितना आएगा u1 माइनस u2 प्लस v1। यही आया इक्वेशन 4 से निकल के, यही आया ना, इसको इक्वेशन 5 बोल लेते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। देखना आप इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 ये है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2, और v2 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। क्या वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू v2 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर। जो मोमेंटम कंजर्वेशन वाली थी इसको ओपन कर लेंगे, m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1, ये आ गया। मैंने v2 की वैल्यू पुट करी है, तो मुझे यहां से v1 u1 और v1 u1 u की टर्म्स है और v1 की टर्म्स है, तो मुझे v1 फाइंड आउट करना है। क्लियर। क्या फाइंड आउट करना है, v1 फाइंड आउट करना है। तो v1 पहले u1 को अलग कर लो, m1 और u1 कहां पर है, ये रहा, माइनस m2 u1 प्लस m2 u2 यहां भी है, यहां भी है, इधर ले आओ, प्लस 2m2 u2 इक्वल टू यहां v1 क्या होगा m1 प्लस m2। तो v1 निकाल लेंगे यहां से, v1 कितना आएगा, v1 आएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया, रिजल्ट आ गया। वेलोसिटी v1 मतलब टकराने के बाद जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। क्लियर। u1 और u2 की टर्म्स में है। क्लियर। मैंने क्या किया, जो v2 निकाला उसको मोमेंटम में डाल दिया। अब v2 निकालना है, अगर v2 उसके दो ऑप्शन है, या तो यहां से v1 की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो। क्लियर। या फिर बस 1 और 2 के साइन को इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज 1 एंड 2 इन इक्वेशन 6। जो ये सबस्क्रिप्ट लगा है 1 और 2 इसको चेंज कर दो। तो v2 कितना आएगा, इज m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1, u1 की जगह क्या आ जाएगा u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन m2 प्लस m1। तो ये मेरा आ गया v2। मैंने क्या किया, बस ये 1 और 2 वाली वैल्यूज जो हैं चेंज कर दी। क्या चेंज कर दिया, 1 और 2 वाली वैल्यूज। क्लियर है, इतनी बात क्लियर। तो ये दोनों वेलोसिटीज आ गई, फाइनल वेलोसिटीज कितनी आफ्टर द कोलिजन, v1 और v2। अब इसमें कुछ 4 इंपॉर्टेंट केसेस करते हैं इन v1 और v2 के रिजल्ट्स पे। सो ये 4 स्पेशल केसेस हैं, इसको 1 बाय 1 समझते हैं। When हमने ये निकाला v1 v2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, फाइनल वेलोसिटी। सो व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड, अगर जो दो बॉडीज कोलाइड कर रही थी, जिनके बीच में कोलिजन हो रहा था, ये दो बॉडीज थी, ये दोनों का जो मास था ये क्या था, m1 और m2। क्लियर। ये दोनों का मास कितना था, m1 और m2। सपोज ये दोनों सेम मास की हैं, अगर ये दोनों सेम मास की हैं और टकराती हैं तो क्या होता है, तो इस फॉर्मूला में सेम मास डाल दो, क्रैम नहीं करना। m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, कुछ m मास है मतलब दोनों का सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, पहली वाली टर्म तो 0 हो जाएगी v1 में, m1 इक्वल टू m2 पहली वाली टर्म 0 हो जाएगी, और दूसरी वाली टर्म क्या होगा 2। सपोज m है, नीचे भी m प्लस m इंटू u2, तो ये भी कितना हो जाएगा 2m। सो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू u2, और v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वही पहली टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्यों, m1 इक्वल टू m2 है तो माइनस साइन है तो 0 हो जाएगा, और दूसरे में क्या आ जाएगा u1। सो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया यहां से, जब दो बॉडीज हैं और दो बॉडीज सेम मास की हैं, ठीक है, ये दो अलग बॉडीज हैं बट ये सेम मास की हैं, कोलाइड करने के बाद तो क्या होगा, सपोज ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ये 5 मीटर पर सेकंड से टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, ये 10 से चलने लगेगा और ये 5 से। देखो वेलोसिटीज इंटरचेंज होगी, जो सेकंड वाले की वेलोसिटी वो फर्स्ट वाले की फाइनल वेलोसिटी होगी, जो फर्स्ट वाले की इनिशियल वेलोसिटी थी वो सेकंड की फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज आई, वेलोसिटीज
गेट्स इंटरचेंज्ड, वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, याद रखना है, ठीक है, वेलोसिटी इंटरचेंज होगी जब मास सेम है। सेकंड क्या है, व्हेन अ बॉडी कोलाइड अगेंस्ट अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ इक्वल मास, मास सेम है पर जो सेकंड बॉडी है ये वाला, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u2 क्या थी, 0। अगर 0 मतलब एक ये स्टेशनरी ही है और ये पीछे से आके u1 वेलोसिटी पे टकराया, तो क्या होंगी इसकी फाइनल वेलोसिटी, मास सेम है, मास सेम है तो ऑब्वियसली इंटरचेंज ही होनी चाहिए। तो चलो पहले देखते हैं v1 वेलोसिटी क्या होगी, u2 0 है तो यहाँ ये वाली टर्म तो 0 होगी और मास भी सेम है तो ये भी 0 होगी, तो v1 की वैल्यू कितनी आई, 0। मेरे को बस फॉर्मूला में पुट करना है, u2 0 है तो ये वाली टर्म 0, u2 है और m1 इक्वल टू m2 भी है तो ये वाली टर्म भी 0, ये m1 इक्वल टू m2 से, सो v1 0 और v2 कितना होगा, v2 ये 0, m1 इक्वल टू m2 है और ये कितना हो जाएगा u1, और होना भी चाहिए, वेलोसिटी इंटरचेंज हो रही है ना। सेकंड वाली बॉडी रेस्ट पे थी, फर्स्ट वाली u1 वेलोसिटी से मूव कर रही थी, सेम मास था, टकराने के बाद फर्स्ट वाली रेस्ट पे आ जाएगी, फर्स्ट वाली रेस्ट पे आ गई और सेकंड वाली उसी वेलोसिटी से मूव करने लगी। वेलोसिटीज इंटरचेंज तो हुई है, इनिशियली इसमें इनिशियली ये रेस्ट पे ही था तो इसलिए 0 आ गया, ये u2 रेस्ट पे था, सेम ही रिलेशन आया, u2 0 था तो 0 आ गया, v2 तो u1 के इक्वल ही है, क्लियर। सेकंड, थर्ड केस है व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड अगेंस्ट अ मैसिव बॉडी, जब एक लाइट बॉडी है और एक मैसिव बॉडी है तो क्या आएगा, v1 की वैल्यू, मतलब ये जो है m2 ये ज्यादा है, m2 बहुत ज्यादा है m1 से, मतलब ये छोटी सी बॉडी और ये बहुत, मतलब जो फर्स्ट वाली बॉडी है ये सपोज बाइसिकल है और सेकंड वाला ट्रक है, बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट है, तो बाइसिकल ट्रक में जाके टकराएगा तो क्या होगा, पता है आप सबको, बाइसिकल ट्रक में जाके टकराएगा तो क्या होगा, सो सब, और इसकी और स्टेशनरी है, ट्रक खड़ा है बाइसिकल चल रही है, u2 0 है, u2 0 है तो ये टर्म 0 और m2 ग्रेटर देन m1 है, m2 ग्रेटर देन m1 है, m1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, m1 को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, माइनस m2 अपॉन m2 इंटू u1, ये हो जाएगा, तो माइनस u1, तो कितनी वेलोसिटी होगी, बाइसिकल की उतनी वेलोसिटी होगी, उतनी वेलोसिटी से और वो वापस आएगा टकरा के, ठीक है। अगर इलास्टिक कोलिजन है, वो जनरली इलास्टिक नहीं होता, क्यों, क्योंकि बाइसिकल उसमें जाकर टकराएगी और वहीं रुक जाएगी, तो इन इलास्टिक हो गया, ठीक है ना। अगर इलास्टिक मतलब अगर बॉल को मैं ट्रक पे मारूं तो, या बॉल को वॉल पे मारूं तो बॉल टकरा के वापस आ जाती है ना उतनी ही वेलोसिटी से, तो जितनी वेलोसिटी से गई थी उतनी वेलोसिटी से वापस आ गई, माइनस साइन क्या है, वापस आना। और ट्रक पे कुछ फर्क पड़ेगा, या बॉल पे मारी दीवार पे कुछ फर्क पड़ेगा, v2 कितना होगा, u2 0 है तो ये वाली टर्म 0, ठीक है ना, m2 ग्रेटर देन m1 है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ये ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो सेकंड वाले ऑब्जेक्ट पे तो ट्रक पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो v2 कितना आ जाएगा 0, ठीक। फोर्थ केस क्या है, व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड अगेंस्ट अ लाइट स्टेशनरी बॉडी। अब क्या है, फर्स्ट वाली बॉडी मैसिव है, मतलब ये ट्रक है और ये बाइसिकल है, ठीक है, बाइसिकल रेस्ट पे है, ट्रक बाइसिकल में आगे टकराएगा तो क्या होगा, ठीक है, ट्रक बाइसिकल में आगे टकराएगा तो क्या होगा, तो v1 और v2 निकालो, v1 और v2 निकालेंगे तो v1 कितना होगा, ट्रक की वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, ट्रक आ रहा बाइसिकल से टकराया, ट्रक चला गया तो उतनी वेलोसिटी से चलता रहेगा, सो v1 इक्वल टू u1, और इसमें सॉल्व करके भी देखो यही आएगा, v1 इक्वल टू v1, तो बाइसिकल की कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, बाइसिकल की वेलोसिटी हो जाएगी उससे डबल, बाइसिकल और तेज, ट्रक टकराएगा बाइसिकल पे तो बाइसिकल और तेज मूव करेगी ना, ये मतलब ट्रक बड़ा है, मतलब मास m1 बड़ा है m2 से, ठीक है, और u2 0 है, m1 m2 से बड़ा है, m1 ग्रेटर देन m2, तो ये 1 हो जाएगा, तो u1 प्लस u2 0 है तो v1 इक्वल टू u1 आ गया। सेकेंड v2 कितना है, v2 इज m2 माइनस m1, तो ये कितना हो जाएगा, और u2 0 है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और m1 ग्रेटर देन m2 है, ये भी 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो फोर्थ केस है v1 इक्वल टू u1 और v2 ग्रेटर देन 2u1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस, जरूर एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, तो ये 4 केस आपको अच्छे से आने चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनइलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में।
ये तो इलास्टिक कोलिजन की बात हुई। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की भी बात कर लेते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में क्या होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। So what is perfectly inelastic? Perfectly inelastic collision in one dimension. Inelastic collision का मतलब ही क्या है? Perfectly inelastic collision का कि मेरे पास दो बॉडीज थी, A और B, मास था इसका m1, इसका मास था m2, ठीक है ना। ये क्या था? बिफोर कोलिजन ये दोनों बॉडीज टकराई, m1 m2 दोनों बॉडीज टकराई, और टकराने के बाद क्या होगा? इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में मैंने क्या बताया था? दोनों बॉडी टकराई और टकराने के बाद किसी एक वेलोसिटी से ही एज अ होल मूव करने लगी। समझे क्या चीज है? दो बॉडीज थी, ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रही थी, ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रही थी। दोनों टकराई और दोनों टकराने के बाद किसी सेम वेलोसिटी v से मूव करने लगी। दोनों जाती टकराई और सेम वेलोसिटी से मूव करने लगी किसी v वेलोसिटी से आफ्टर कोलिजन। तो इसमें हमारे को निकालना है कि लॉस ऑफ, मैंने बताया था कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? लॉस होता है किसका? काइनेटिक एनर्जी का। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वही मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन निकालेंगे। बिफोर कोलिजन कितना है मोमेंटम? m1 u1 है, ठीक है। सपोज ये सेकेंड बॉडी स्टेशनरी है, ये सेकेंड बॉडी जो है इट इज एट रेस्ट, सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है, और m2 u2 रेस्ट पे है, और दोनों टकरा के एक साथ किसी v वेलोसिटी से मूव करने लगी। तो यहां से v की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको ऐसे लिख लो, m1 प्लस m2 इंटू u1। तो ये क्या आ गया? v वेलोसिटी आ गई। क्लियर? फाइनल वेलोसिटी जिससे मूव करने लगे इनइलास्टिक कोलिजन। अब हमें निकालना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस होगा पता कैसे चलेगा? जब हम इनिशियली जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी उसमें से फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देंगे तो लॉस आ जाएगा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली कितनी थी काइनेटिक एनर्जी? इनिशियली ये तो रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ m1 u1 स्क्वायर। यही होती है ना हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ mv स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर थी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इस v की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। इस v की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो यहां लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m, यहां आएगा हाफ m1 प्लस m2। टोटल मास है ना फाइनल में, हाफ m1 प्लस m2 और v स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 स्क्वायर, यही आएगा ना, ये 1/2। क्लियर? ये क्या आ गया? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इससे स्क्वायर से एक m1 m2 कैंसिल हो जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, एक ये कैंसिल हो जाएगा 2 इससे,
माइनस हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये बच गया। हाफ m1 u1 स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, अगर दोनों में है हाफ m1 u1 स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। स्टेप बाय स्टेप आप एक दो बार डेरिवेशन करोगे बहुत इजी लगने लग जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलाना है बस मैथमेटिक्स। उसमें हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आएगा। m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 स्क्वायर। सो ये क्या आया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस आया, इतना लॉस आया हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 स्क्वायर। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है मतलब इनिशियल माइनस फाइनल एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, दैट मींस इनिशियल ज्यादा होगी फाइनल कम होगी, तभी तो आ रहा है ना 10 माइनस 5 ही तो प्लस 5 आएगा, तो इनिशियल ज्यादा है फाइनल कम है पॉजिटिव आ रही है, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है। क्लियर, तो ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कई बार एग्जाम में रेशियो पूछ लेते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसका रेशियो। सो काइनेटिक एनर्जी कितना आया था हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी। इनिशियल क्या है हाफ m1 u1 स्क्वायर, यही था। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी, v की वैल्यू पुट करेंगे। v की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, यही आई थी m1 अपॉन m1 प्लस m2 v स्क्वायर इंटू u1 स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे किससे, हाफ m1 u1 स्क्वायर। सो u1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, एक m1 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा m1 और नीचे m1 प्लस m2, ये स्क्वायर है और ये सिंगल है, तो कितना बचेगा m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये रेशो किसका है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। और ये न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये हमेशा लेस देन 1 है, दैट मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन initial kinetic energy, so there is a loss in kinetic energy, so there is a loss in kinetic energy। और अगर टारगेट मैसिव है, मतलब जो स्टेशनरी था जिस पे जाके दूसरा पार्टिकल टकराया बिफोर कोलिजन, अगर वो मैसिव है, m2 बहुत ज्यादा है m1 से, m2 बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, ये जो इसका रेशो है ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो। ये रेशियो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो, दैट मींस सारी की सारी लॉस होगी, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। m1 ग्रेटर है m2 से, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकली ऑल द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, प्रैक्टिकली सारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लॉस्ट। सो क्या पढ़ा हमने, इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन में पढ़ा, जिसमें हमने v1 और v2 का फॉर्मूला निकाला पड़ा। सो और उस पे 4 स्पेशल केस किए, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में हमने एक तो वेलोसिटी निकाली फाइनल, दोनों किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, दूसरा क्या निकाला, कितनी लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में, कितना लॉस होगा, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना आएगा। क्लियर, तो इससे पता लगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लेस देन 1 है, सो दिस देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सो अभी कुछ और भी बचा है इसमें कोलिजन में, आगे हम इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन की नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।